Hello and namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study channel. I hope you all doing well, friends and students. Well, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल की बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में। अब बात होती है अल्फ्रेड मार्शल कौन है। देखिए, 19th सेंचुरी के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और उनके कुछ कार्यों के बारे में हम इसमें देखेंगे और उनके द्वारा लिखे गए कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। अल्फ्रेड मार्शल जो है वो 19th सेंचुरी के बहुत ही फेमस इकोनॉमिक्स है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन। ये आपके ग्रेट ब्रिटेन से आते हैं और उन्होंने जो कुछ इम्पोर्टेंट इक्वेशन दिए हैं, आपके सूत्र दिए हैं इकोनॉमिक्स में, उसी के बेस पे आज बहुत सारी कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करती है और उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करती है अपने स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये उनके लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उनका फुल नेम अल्फ्रेड मार्शल है। बॉर्न 26 जुलाई 1842 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। डाइड 13 जुलाई 24 कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हुआ था। एजुकेशन की बात करें तो मर्चेंट टेलर स्कूल से स्कूलिंग किया था और सेंट जॉन कॉलेज से कैम्ब्रिज से उन्होंने अपनी स्कूलिंग एज वेल एज अपना कॉलेज कंप्लीट किया था। ये हैं आपके अल्फ्रेड मार्शल जी। अब हम बात करेंगे डिटेल में। देखिए, इनका बॉर्न जो जन्म की तारीख है वो है 26 जुलाई 1842 बर्मनसी एरिया लंदन इंग्लैंड में। ये अपने माता पिता के सेकेंड चिल्ड्रन थे। टोटल इनके 5 भाई बहन थे, उनमें से इनका नंबर सेकेंड था। इनके पिताजी का नाम विलियम मार्शल, वो एक क्लर्क और कैशियर थे बैंक ऑफ इंग्लैंड में। एंड जो इनकी माता श्री थी उनका नाम रिबेका ओलिवर मार्शल उनका नाम था। अल्फ्रेड मार्शल जी के जो फादर थे, ही वॉज अ डिवोट क्रिश्चियन थे, बहुत धार्मिक क्रिश्चियन थे अपने टाइम के। हाँ, तो उनका जो परिवार का परिवेश रहा, लालन पालन का जो बड़े हुए, ये इसी के बेस्ड पे हुए कि इन्होंने अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। और इनके घर पे भी देखने को मिलता था कि घर में इन लोग बहुत धार्मिक तरीके से रहते थे। तो ये कहीं ना कहीं जाके धर्म का प्रभाव भी अल्फ्रेड मार्शल के दिमाग में रहा। कहा जाता है कि अपने इस धार्मिक जो इनकी सोच थी, जो इन्होंने अपने आसपास में धर्म को एक पॉजिटिव वे में देखा था, यही जाके आगे इनका हेल्प किया था इकोनॉमिक को अपग्रेड करने में। वो हम इसमें आगे लेक्चर में देखेंगे। देखिए, अल्फ्रेड मार्शल जी जो थे, इन्होंने मर्चेंट टेलर स्कूल लंदन से अपना स्कूलिंग किया था। ये मैथमेटिक्स में बहुत ही अव्वल नंबर के टॉपर थे। ठीक, 1862 में ये सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज गए। वहाँ पे इन्होंने मैथमेटिक्स की स्टडी की। वहाँ से इन्होंने वहाँ मैथमेटिक्स में अपना क्या कहते हैं ग्रेजुएशन किया। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद कैम्ब्रिज से मार्शल ने मैथमेटिक्स सिखाया ब्रिस्टन कॉलेज और क्लिफ्टन कॉलेज में। फिर 1877 को ये अपॉइंट हुए प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज ब्रिस्टल के। सोचिए, ही वॉज सो इंटेलिजेंट कि ये अपने बहुत ही अर्ली एज पे अपने यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। ये मैथमेटिक्स में बहुत तेज थे और इसी मैथमेटिक्स के में ये ओवर द टाइम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स बन गए। पहले जो इकोनॉमिक्स होता था उसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का कहते थे मॉडर्न टाइम में, 19th और 20th सेंचुरी में, क्योंकि अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और पहले इसलिए इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता था क्योंकि स्पेशली अपॉइंट किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझा जाता था। एक लिमिटेड आपके टर्मिनोलॉजीज यूज होते थे इकोनॉमी के लिए, इसका स्कोप था लिमिटेड। लेकिन ओवर द टाइम, आज के मॉडर्न टाइम में जो आपका इकोनॉमिक वर्ड है वो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को यूज करता है और इसका जो हॉरिजन भी है वो काफी बड़ा है। उसको हम आगे इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। देन ही हेल्ड दिस पोजीशन फॉर 4 ईयर। 4 साल तक उन्होंने ये पोजीशन प्रिंसिपल बन के ब्रिस्टन कॉलेज में पढ़ाया। हाँ, फिर उसके बाद इसी टाइम में ये मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते अब ये शिफ्ट हो गए इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे। देखिए, मार्शल जी का जो अर्ली लाइफ था, मतलब जो उनके जीवन का कुछ साल पहले के कुछ साल थे, अपने ये ब्रिलियंट थे पढ़ाई लिखाई में, इसमें इन्हें कोई पीछे नहीं कर सकता था। एज वेल एज इनको अपने घर से जो रिलीजियस बिलीफ थे, काफ़ी धार्मिक लोग थे, तो इनका एक अपना खुद का स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ था। ठीक,
ये भी एक बहुत ही धार्मिक क्रिश्चियन थे, अपने पूरे जीवन काल तक रहे। हाँ, और देखिए जैसे मैंने बताया कि आगे जाके यही इनकी रिलीजियस बिलीफ ने इनको इन्फ्लुएंस किया इकोनॉमिक्स बनने में। किस तरह से कहीं ना कहीं एक अच्छे धर्म से इंस्पायर्ड होके उसके अच्छी चीजों को लेकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने देश के ही लोगों के लिए नहीं भला किया, बल्कि इन्होंने कुछ ऐसे पॉलिसीज, ऐसे सिस्टम इकोनॉमिक में बताए कि आज के ज़माने में भी बहुत सारे देश उसका यूज़ करते हैं और अपने इकोनॉमिक को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने में इस पे काम करते हैं। ठीक, तो his religious beliefs influence his work as an economics. For example, देखिए, Marshall believed that the government should play a role in promoting social welfare and reducing poverty. इनका मानना था कि जो सरकार है उसे सोशल वेलफेयर, सामाजिक अच्छे कार्यों को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि आपके जो समाज में पॉवर्टी है, गरीबी हो, वो दूर होए। तो देखिए किस तरह से एक अपने धर्म को बेस बना के अच्छी चीजों को प्रमोट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुछ धर्म के चीजें ऐसे, मतलब कुछ को नेगेटिव वे में भी एक दूसरे लेते हैं, नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं से अच्छी चीजें ही निकाल के आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें से ही इंसान का एज वेल एज आपकी सोसाइटी का भला होगा। आप नेगेटिव वे में किसी भी चीज को लेंगे तो ओवर द टाइम वो कन्फ्लिक्ट का ही कारण बनता है, जिससे कि आपका स्टेट जो होता है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी होता है, एज वेल एज वहाँ के समाज में इंस्टेबिलिटी भी आती है, और जिस लेवल पे हमें डेवलपमेंट करना होता है वो रुक जाता है। तो इसीलिए हमें अपने जो हमारा धर्म है, हम किसी भी धर्म से आते हैं, उसकी अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि सामने वाला भी अच्छा ही रहे। देन मार्शल की जो अर्ली लाइफ थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा ही अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन रेज करते थे कि गवर्नमेंट को पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, क्योंकि ये भी खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, तो ये जानते थे कि इकोनॉमिक चैलेंजेस, एक मिडिल क्लास फैमिली क्या क्या चैलेंजेस अपने लाइफ में फेस करता है इकोनॉमिकली अगर बात करें तो यहाँ पे इनको ये चीज़ इंस्पायर्ड करता है अपने लाइफ में कि ये इकोनॉमिक्स के नॉलेज को बढ़ाएं, और जिससे कि वो ओवर द टाइम जाके गवर्नमेंट के साथ काम करके अपने देशवासियों के साथ साथ जितने भी वर्ल्ड ग्लोबली सिटीजन्स हैं उनके देश की इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव किया जा सके, साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को भी अच्छा किया जा सके, पॉवर्टी से ले जाकर एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कराई जा सके। फिर 1881 में 1881 में जो अल्फ्रेड मार्शल थे वो अपॉइंट होते हैं फेलो एंड लेक्चरर इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एट बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। ठीक, फिर यहाँ पे ये ऑक्सफोर्ड में पूरे 4 इयर्स 4 साल तक इन्होंने काम किया, जहाँ पे इन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट किताबें लिखी जो किसी भी एग्जाम में पूछता ही पूछता है, वेदर इट इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स पेपर और इट इज़ अबाउट बैंकिंग में हो, तो उसमें ये क्वेश्चन होता है कि अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी गई ये कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वेदर इट इज़ अबाउट पीसीएस एग्ज़ाम और आपका ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो गया, इस टाइप के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये जो इम्पोर्टेंट बुक है किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो ये इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री है 1881 में लिखी गई थी, और इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो है वो 1919 के टाइम लिखी गई थी। ठीक, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, इसमें ये बात की गई है कि इंडस्ट्री, जो आपका इंडस्ट्री सेटअप है वो किस तरह से इकोनॉमिकली अच्छा कर सकता है अपने सिटीजन्स के लिए। और दूसरा बुक है इंडस्ट्री और ट्रेड, इंडस्ट्री औद्योगिक और ट्रेड व्यापार किस तरह से होता है और ये किस तरह से आपके सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेगा, एज वेल एज किस तरह से ये जॉब क्रिएशन में हेल्पफुल होगा, जो पब्लिश हुआ था 1881 में और दूसरा 1919 में। देन फिर 1885 में मार्शल जो थे वो अपॉइंट हुए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। ही हेल्ड दिस पोजीशन फॉर 23 ईयर्स, 23 ईयर्स तक ये प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाए पॉलिटिकल इकोनॉमी को।
इसी दौरान इन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट बहुत ही फेमस बुक लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो था वो डोमिनेंट इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक रहा है इंग्लैंड में काफ़ी सालों तक, और आज भी हम जब अपने स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल का जो हमारा पहला चैप्टर होता है व्हाट इज इकोनॉमिक, कुछ पॉइंट्स यहीं से लिए गए, तो ये इसका बेसिक और इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन इसमें बताया गया एक प्रॉपर तरीके से। एंड इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक एवर रिटन। देन अपने ये कौन कौन से काम के लिए जाने जाते हैं, देखिए इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इकोनॉमिक में, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी इन्होंने दी है। हाँ, जिसमें ये इंक्लूड करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एज वेल एज द लॉ ऑफ डिमांड। मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में इन्होंने बहुत ही डिटेल में अपने इस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में बताया है। अब चलिए देख लेते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज अ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक टॉट दैट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल चॉइस के बारे में बताया है, कि एक व्यक्ति के चॉइस के ऊपर बताया कि एक व्यक्ति किस तरह से किन चीज़ों का चयन कर सकता है, एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। Neoclassical economics believe that markets are generally efficient at allocating resources and that government intervention in the economy should be limited. Neoclassical economics इस बात पे जोर देते हैं कि मार्केट में जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो भरपूर मात्रा में है, इनका एलोकेशन एक प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है तब जब इसमें गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन, गवर्नमेंट कम से कम दखल करे इकोनॉमिक्स में। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक्स में कम से कम अपना जो दखल है वो कम करना चाहिए, ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, तभी एक इकोनॉमिक आपका जो है डायग्राम, ये ग्राफ बढ़ता है किसी भी स्टेट का। अदरवाइज अगर वो ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन आप पे इम्पोज करेगी तो इसी लिमिटेड तरीके से आपकी इकोनॉमिक जो है वो नहीं फ्लरिश हो सकेगी ओवर द टाइम, और एक ही लिमिटेड और सीमित तौर पे रह जाएगा। तो इसी को और अच्छा करने के लिए यहाँ पे इनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है न्यू क्लासिकल का, कि इंडिविजुअल चॉइस होना चाहिए, रैशनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, समझदारी से आपको निर्णय लेना चाहिए, प्लस जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी वो अच्छी तरह से एलोकेट किया जा सकता है इफ़िशिएंटली, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर तरीके से हम उसे एलोकेट मतलब बांट सकते हैं, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल मार्केट का बात करता है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ और सिर्फ बात मान लीजिए हम फ़ोन बनाते हैं, हाँ किसी इकोनॉमिक में फ़ोन बनाया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन्स बनाए जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम उसके पूरे प्रोडक्शन के बारे में जो स्टडी करेंगे इंडिविजुअल मार्केट में कि कितना फ़ोन बिक रहा है, कितने फ़ोन बनाए जा रहे हैं, एक साल में कितने फ़ोन डिमांड में आ रहे हैं, तो इसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम सबको एक साथ लेके पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, आपके ऑटोमोबाइल्स आ गए, फ़ोन आ गए, राशन आ गए, ये सारी चीज़ों को मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है किसी एक चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। हाँ, और इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल मार्केट और इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं एज अपोज टू द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसमें हम बड़े पूरे इकोनॉमी को ना लेके, मैक्रो इकोनॉमी को ना लेके, सिर्फ एक इंडिविजुअल मार्केट और इंडस्ट्री की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन हाउ कंज्यूमर्स एंड फर्म्स मेक डिसीजन एंड हाउ दिस डिसीजंस इंटरेक्ट टू डिटरमाइन प्राइजेस एंड क्वांटिटीज इन मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ों के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या समझते हैं कि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, इसमें एग्जामिन किया जाता है कि उनके बारे में जो हमारे उपभोक्ता हैं किस तरह से डिसीजन लेते हैं, यानी कि कंज्यूमर का क्या डिमांड है उसके बेस पे फर्म डिसीजन लेगा। ठीक, और मार्केट में किस तरह की चीज़ें उसके अपने चॉइस के हिसाब से कंज्यूमर अपना डिसीजन लेगा, और यही डिसीजन जाके क्या डिसाइड करता है, डिटरमाइन द प्राइस एंड द क्वांटिटीज इन द मार्केट में।
फिर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मार्शल माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, पहला है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड के बारे में हम जानते हैं। देखिए, मार्शल डेवलप द स्टैंडर्ड सप्लाई एंड डिमांड ग्राफ which is still used today to teach students about the basic principles of market। ठीक, सप्लाई और डिमांड का इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया जो कि आज भी बच्चों को इसी के थ्रू स्टडी करके हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट को समझते हैं। सप्लाई कर्व शो, जो सप्लाई का कर्व होता है वो क्या बताता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइजेस। हाँ, सप्लाई कर्व क्या शो करता है कि जो गुड है, जो कोई चीज है, उसकी क्या क्वांटिटी है विच इज produced by producers and how they are willing to supply all this goods at different prices। and the demand curve क्या बताता है कि डिमांड कर्व बताता है कि क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइस। इसमें कंज्यूमर के ऊपर फोकस किया जाता है, डिमांड में कि क्या डिमांडिंग है, और आपके सप्लाई में कि वो किस तरह से सप्लाई करता है गुड्स के, उसकी क्वांटिटी है, और इसी के बेस पे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। और उसी का उल्टा है, यहाँ पे डिमांड को देखा जाता है, कंज्यूमर को किस तरह से चीज़ों को लेता है डिफरेंट प्राइजेस पे। The equilibrium prices and quantity are determined by the intersection of the supply and demand curve। लेकिन सप्लाई और डिमांड कर्व की जब हम इक्वलाइज्ड कर लेते हैं तो उसी को हम इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। ये बताते हैं कि दोनों के प्राइस में क्या कैसे बराबर किया जा सकता है और उसकी क्या क्वांटिटी रखी जा सकती है। फिर उसके बाद आता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल आर्ग्यू दैट द यूटिलिटी दैट कंज्यूमर्स डिराइव फ्रॉम अ गुड डिक्रीजेस एज दे कंज्यूम मोर ऑफ दैट गुड। ये मार्जिनल यूटिलिटी का आपका समझने का तरीका है कि उन्होंने बताया कि मार्शल आर्ग्यू दैट द यूटिलिटी दैट कंज्यूमर्स डिराइव फ्रॉम अ गुड, जो उसकी उपयोगिता है, फ्रॉम अ गुड डिक्रीजेस एज दे कंज्यूम मोर ऑफ दैट गुड्स। जितना ज़्यादा गुड को कंज्यूम करेंगे उसकी जो आपकी यूटिलिटी है वो वहीं से आपका गुड से आता है, और यही उसके आपके क्या कहते हैं जो यूटिलिटी है उसको डिक्रीज कम करता है। ठीक, ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कंज्यूमर्स, किस तरह से उपभोक्ता अपने डिसीजन को बनाते हैं, एक अपना निश्चय करते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को ले सकते हैं। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि हाउ टू एलोकेट देयर स्कैर्स रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हैं वो अगर वो कम है तो उसको किस तरह से हम एलोकेट कर सकते हैं मार्केट में। फिर उसके बाद है प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। देखिए, मार्शल डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस टू मेजर द बेनिफिट्स दैट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम मार्केट। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, is the differences between the price that producers receive for a good and the cost of producing that good। Producer surplus क्या होता है कि वो जो सामान है, गुड्स है, it is the difference between the price that producer receive, जो प्रोड्यूस कर रहा है उस प्राइस पे जो वो चीज को लेकर आता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग के बीच के अंतर को हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। हाँ, then consumer surplus is a difference between the price that consumer are willing to pay for good and the price they actually pay। consumer कितना देना चाहता है और कितना देता है, उनके बीच के अंतर को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ठीक, ये इसका फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, कंज्यूमर सरप्लस का कोई टी शर्ट है। हाँ, अगर एक टी शर्ट है, मान लीजिए उसकी प्राइस 500 है, लेकिन कंज्यूमर क्या कहता है कि नहीं वो 450 ही देगा, लेकिन बहुत बार्गेनिंग करने के बाद वो राजी होता है कि वो आपको 450 नहीं 460 में चलो देते हैं। तो इनके बीच का ये जो डिफरेंसेस है यही आपका कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक, कितने रुपए इसने बचा लिए। देन हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फर्म। फिर रिप्रेजेंटेटिव फर्म क्या होता है। मार्शल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फर्म विच इज थ्योरेटिकल फर्म दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एवरेज फर्म इन एन इंडस्ट्री। The representative firm is used to analyze the behavior of firms in different market structures such as perfect competition, monopoly and oligopoly।
देखिए इसमें क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में, इसमें ये थ्योरेटिकल फॉर्म बना के दिया गया है कि आपको एक पेपर पे मान लीजिए which is used to represent the average firm industry। एक एवरेज कोई कंपनी है काम कर रही है, कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, उसका इंडस्ट्री में क्या एवरेज रहा है। हाँ, अब ये इसको इसमें क्या होता है कि हम फर्म को किस तरह से एनालाइज करते हैं, हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, जैसे फर्म का क्या अपना खुद का बिहेवियर है, किस तरह वो मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है, मतलब कि मार्केट में क्या उसके गुड्स की वैल्यू होगी, उसके हिसाब से वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली, मोनोपोली में होता है कि एक, ओलिगोपोली में होता है आपका एक अधिकार, मतलब एक अल्प अधिकार, अल्प अधिकार का मतलब होता है, मोनोपोली में होता है आपका कि एक कंपनी का ही पूरा मोनोपोली होगा, मतलब उसी के फर्म की चीजें बिकेंगी और कोई दूसरा फर्म कंपटीशन में आ नहीं सकता। और ओलिगोपोली का मतलब होता है कि उन कंपनियों की छोटी से छोटे नंबर के साथ एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाना, जिसमें छोटे छोटे फर्म्स होते हैं, जिनमें से कोई भी दूसरी कंपनी को अ, अपना मतलब नहीं रोकता, क्या करने से नहीं रोकता, अपनी कंपनी को प्रमोट करने से नहीं रोकता है, इसी को हम ओलिगोपोली कहते हैं। अब देखिए किस तरह से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है विच इज यूज्ड इन द इकोनॉमिक्स टुडे। देखिए सेंट्रल बैंक जो है किसी भी स्टेट का, हाँ, वो मार्शल थ्योरी ऑफ सप्लाई और डिमांड को यूज करती है, किस चीज को सेट करने के लिए, इंटरेस्ट रेट सेट करने के लिए। ये एक पहला पॉइंट है। देखिए इनके आपके थ्योरी कितने इम्पोर्टेंट है कि वो आज कितने रेलिवेंट है कि एक सेंट्रल बैंक जो होता है किसी स्टेट का वो यूज करता है। तो पहला मार्शल थ्योरी किस चीज के लिए यूज होता है, सप्लाई और डिमांड, जिसके बेस पे सेंट्रल बैंक क्या डिसाइड करता है, अपना इंटरेस्ट रेट। Government use Marshall theory of consumer surplus to evaluate the benefits of different policies such as tax cuts and subsidies। ठीक, अब मार्शल थ्योरी का दूसरा कंज्यूमर सरप्लस किस चीज के लिए यूज होता है कि पॉलिसीज बनाने के लिए, जैसे कि टैक्स को कितना कट करे और कितना सब्सिडी दे। फिर फर्म्स यूज मार्शल थ्योरी, जो फर्म्स है बड़े 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 छोटे सब, ठीक, firms use Marshall theory of the representative firm to make decision about pricing and production। किस चीज में यूज होता है, प्राइसिंग और प्रोडक्शन के लिए, कि कितना इसका प्राइस हमें डिसाइड करना है, किस हिसाब से प्रोडक्शन को लेके आगे जाना है। हाँ, कम लेवल पे प्रोडक्शन करना है कि मिडिल लेवल पे कि हाई लेवल पे। Then economics use Marshall work to analyze the effect of different economic policies such as tariffs and trade agreement में इनका यूज होता है, टैरिफ्स डिसाइड करने के लिए यूज होता है। फिर एडिशन की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। In addition to his work in microeconomics, Marshall also made the important contribution to macroeconomics, the study of the economic as a whole। He developed the concept of trade cycle। अब ये ट्रेड साइकिल क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम जितने भी हमारे स्टेट का एक पर्टिकुलर टाइम में, फॉर एग्जांपल 1 ईयर हो गया, उसमें जितने भी आपकी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको हम काउंट करते हैं। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं कि आपका ये ट्रेड साइकिल क्या है। ट्रेड साइकिल इज अ पीरियोडिक फ्लक्चुएशन ऑफ द इकोनॉमिक बिटवीन पीरियड्स ऑफ एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। ही ऑल्सो मेड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ मनी, बैंकिंग, क्रेडिट, इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों में भी इनके जो दिए गए कंसेप्ट है उसका यूज होता है। ओवरऑल देख लेते हैं, अल्फ्रेड जो मार्शल इकोनॉमिक थ्योरी है has had a major impact on the way we think about and manage the economic in present scenario। His ideas are still used by policymakers and business today to make decisions that affect our lives। अब इन्हीं की थ्योरी, ये 19th सेंचुरी के बहुत ही एमिनेंट इकोनॉमिक्स में से एक हैं, जो अपनी थ्योरी दिए हैं। कुछ ऐसे इन्होंने इक्वेशंस, फॉर्मूलाज बताए हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको यूज करके किस तरह से अपने इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी को आगे लेके जा सकता है। उसी चीज के बारे में यहाँ पे बात हुई है कि आज भी इतने इनके कंसेप्ट रेलिवेंट है कि पॉलिसी मेकर्स हैं, बिजनेस वर्ल्ड है, इनके दिए हुए डिसीजन आइडियाज को यूज करते हैं किस चीज के लिए, अपने बिजनेस डिसीजन मेकिंग, और जो कि सिर्फ उनके ही लाइफ को नहीं अफेक्ट करता है बल्कि एक नॉर्मल पर्सन के भी लाइफ को अफेक्ट करता है इकोनॉमिकली। होप अल्फ्रेड मार्शल के बारे में आपको समझ में आया होगा।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने दिए हैं थ्योरेटिकल, वो मैंने बताया। जो इम्पोर्टेंट उनके वर्क्स है, इम्पोर्टेंट बुक्स है, और उनके लाइफ के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।